तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप लोगों का प्यार देखकर और आपकी मेहनत देखकर मेरा दिल बहुत खुश होता है। देखिए ना, इस बार कितने लोगों ने कहानियाँ भेजी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इनकी कहानियाँ ज़रूर पसंद आएगी। बस अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूँ तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए आप जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम समा है। मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहती हूँ। मेरे दादा लोग कम से कम 4 या 5 भाई थे, लेकिन उनके मामा की 3 बेटियां थी। उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए मेरे दादा के मामा ने मेरे दादा को गोद ले लिया था। अब गोद लेने के कुछ साल बाद दादा के मामा का बेटा हो गया। धीरे धीरे जब दोनों बड़े हुए तो जायदाद के हिस्से को लेकर आपस में बातें बनने लगी। यूं समझिए, मामा का जो बेटा था वो दादा को कुछ नहीं देना चाहता था। अब ठीक इसी झगड़े को सुलझाने के लिए दादा के मामा ने अपनी बेटी की शादी दादा से कर दी और तो और उन्हें पास में ही एक गांव में छोटी सी जमीन दिलाकर अलग कर दिया। दादा को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया और ठीक दादी की वजह से वो अपने गांव जहां उनके भाई रहते थे वहां पर भी नहीं गए। अब ठीक जब मेरे पिताजी और ताऊ दोनों बड़े हुए, उन्हें भी वो गांव अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उस गांव में कोई स्कूल भी नहीं था और मेरे पिताजी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहते थे, इसीलिए वो अपने नाना के यहाँ रहने आ गए। लेकिन जो मेरे दादा थे, उनके मामा के लड़कों को उनका वहां आकर पढ़ना अच्छा नहीं लगता था और तो और उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया था कि तुम यहाँ रहकर पढ़ तो सकते हो, लेकिन अपने खाने पीने का इंतजाम अपने पिताजी से कराना, हम तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं देंगे। यही बात थी। दादा भी पिताजी और ताऊ से नाराज थे कि तुम उनके घर पर रहकर क्यों पढ़ाई करते हो, कोई पढ़ाई जरूरी नहीं है। लेकिन क्या करें, पिताजी और ताऊ पढ़ना चाहते थे, इसीलिए चुपचाप वो एक छोटे से कमरे में जो उनकी नानी ने उनके लिए साफ किया था उसी में रहते थे। पर दादा किसी न किसी के हाथ उनके खाने पीने का सामान भिजवा दिया करते थे। एक दिन की बात है, उनके पास खाने का सामान खत्म हो गया था। तो ठीक पिताजी के मामा ने जब उन्हें ऐसे ही बैठे देखा तो कहने लगे कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है क्या। पिताजी ने ना में सर हिलाया। उन्होंने तुरंत कहा, यहाँ रहकर भूखे मरना है, जाओ अपने पिताजी से लेकर आओ। दोस्तों, उस वक्त 5 या 6 का टाइम था। अब उसी वक्त पिताजी और ताऊ घर से निकले। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, उस वक्त सवारी का कोई साधन नहीं था, इसलिए पिताजी और ताऊ को पैदल ही अपने गांव की ओर जाना पड़ा। चलते चलते रास्ते में अंधेरा हो गया था। रास्ते में उन्हें एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया जो कि बहुत ही बड़ा और पुराना भी था। और तो और सबसे बड़ी बात, उस पेड़ के ऊपर किसी ऊपरी हवा के होने की बहुत सी अफवाहें फैली हुई थी। और जब ठीक पिताजी और ताऊ ने उसकी तरफ देखा तो दोनों घबरा गए। जब वो धीरे धीरे पेड़ के आगे से निकले तो अचानक एक आग का गोला जो बहुत बुरी तरह से जल रहा था उनके साथ साथ चलने लगा। पिताजी और ताऊ डरते डरते आगे बढ़ने लगे। ताऊ ने पिताजी से कहा कि तुम्हें जो भी कलमा आता है उसे पढ़ना शुरू कर दो। साथ के साथ ताऊ ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। तभी चलते वक्त पिताजी ने देखा कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक ऊंचे से टीले पर एक सर चल रहा था बिना धड़ का। यह देखकर ताऊ और पिताजी बहुत घबरा गए और ठीक वो तेज कदमों से गांव की तरफ चलने लगे। सबसे बड़ी बात, उनका गांव नदी के पार था। जब वो दोनों नदी के पास पहुंचे तो वहां जो काका काम करते थे वो अक्सर लोगों को नदी पार कराते थे। पिताजी और ताऊ को देखकर वो भागते हुए उनके पास आए और कहने लगे कि तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो। तब जाकर पिताजी और ताऊ ने उन्हें सारी बातें बताई। सारी बातें सुनने के बाद काका उन्हें लेकर दादा के पास गए और दादा को खूब बातें सुनाई। यहाँ तक कि उन्हें यह भी कह दिया कि जब तेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो तुम उनके लिए ये गांव नहीं छोड़ सकते। तुमने कैसे लोगों में अपने बच्चे छोड़ रखे हैं जो रात को इस टाइम ऐसी जगह से आए हैं। क्या तुम भूल गए तुम्हारी बीवी इसी पेड़ की वजह से मरी थी। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक बार मेरी दीदी अपनी बहन और अपनी सहेलियों के साथ उस पेड़ के सामने से गुजरी। उन्होंने देखा कि उस पेड़ के नीचे किसी ने टोटका कर रखा था। वहां पर एक मटके में सिंदूर, कुछ मिठाई और एक पान रखा था।
उसे देखकर दादी की बहन और सहेलियां सबकी सब डरने लगी। दादी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने वो पान उठाकर खा लिया। कहने लगी कि देखो क्या होता है। दोस्तों, दादी की बहन बताती है कि उस रात उनके पेट में बहुत तेज का दर्द होने लगा। उन्हें तुरंत हकीम और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनके पेट का दर्द कम नहीं हुआ। साथियों, इसके 1 महीने के अंदर अंदर दादी चल बसी और ठीक दादा ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने उस गांव को छोड़ दिया और वहीं पर आ गए जहां ठीक उनके भाई रहते थे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ऊपर वाले की कृपा से मेरे पिताजी और ताऊ दोनों डॉक्टर बन गए हैं और तो और उनके 3 बेटे हैं जो कि डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल भी खोल रखा है। पर खैर, मैं आपको एक कहानी और सुनाती हूँ जो कि मेरे साथ ही घटी है। दोस्तों, ये बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं ठीक कुछ दिन मायके में रहकर ससुराल आई। मैं उस वक्त थक कर बेड पर लेटी हुई थी। मैंने अपना हाथ अपने माथे पर रखा हुआ था। अचानक मैंने देखा कि किसी की आहट हुई। जब मैंने हल्का सा हाथ हटाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सामने कोई खड़ा है। मैंने ठीक पैरों से लेकर उसे ऊपर तक देखना शुरू किया। उसने काले जूते, काली पैंट और पीले कलर की शर्ट थी जो कि ठीक पैंट के अंदर थी। साथ के साथ उसने एक जैकेट भी पहन रखी थी। उसे देखकर मैं सोच में पड़ गई कि ये कौन है। ये कपड़े तो मैंने अपने पति के भी नहीं देखे। तब मैंने सही से देखने के लिए अपना हाथ हटाया। यकीन मानना, वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने उठकर सारी जगह देखा, मगर मेरे सिवा कोई भी नहीं था। मेरा कमरा ऊपर की तरफ था और ठीक जब मुझे कोई भी नहीं दिखा तो इसको मैंने अपना वहम समझकर बुला दिया। इसके ठीक अगले दिन मैं अपने कमरे में नीचे फर्श पर बैठकर अपने दुपट्टे में नग लगा रही थी। हालांकि उस वक्त भी कुछ आहट हुई, लेकिन मेरे देखने के बाद मुझे कुछ नजर नहीं आया। पर दोस्तों, एक रात मुझे वो सपने में नजर आया। मैंने सपने में देखा कि वो और मैं किसी छत पर खड़े हैं और मुझे उसकी शक्ल साफ दिखाई दे रही थी। वो लगभग 25 से 30 के आसपास होगा। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मुझे क्यों दिखाई देते हो। उसने मुझसे कहा, ऐसे ही एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं वहीं पर मर गया। वो ठीक मेरा हाथ पकड़कर छत के किनारे पर ले गया और कहने लगा कि बताओ मैं कैसे मरा। उस वक्त मैंने किनारे पर खड़े होकर नीचे देखा। नीचे एक ट्रैक्टर खड़ा था जिसमें बहुत सारी बालू की लकड़ी थी। वो कहने लगा कि देखो मैं ऐसे मरा था। ये कहकर वो मेरे से बात करता हुआ पीछे की ओर गिर गया। वो ठीक ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच में जाकर गिरा और फिर अचानक उड़ता हुआ मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि अब तो तुमने मुझसे पीछा छुड़वा लिया, लेकिन अगर अब की बार मेरे इलाके से गुजरी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया। उसी वक्त मेरा भी सपना टूट गया। ये बात 2012 की है, लेकिन उसके बाद से मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अब आप ही बताइए, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी समा जी की भेजी हुई कहानी। इनकी कहानी वाकई बहुत ही अच्छी थी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स जरूर करिएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं महेश सर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने मेरी कहानी आप तक पहुंचाई। मैं इस चैनल के लिए इससे पहले भी कई कहानियां भेज चुका हूं। मेरा नाम राहिल है और ठीक ये घटना जो मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। अगर मैं अभी याद करूं तो मेरी रूह कांप उठती है। ये बात ठीक तब की है जब मैं 23 साल का था। मेरी एक बड़ी बहन भी है, अरातिका, जो मुझसे ठीक 2 साल बड़ी है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हमारे कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका था। मैंने सोचा कि अब जब इतना बड़ा वेकेशन गैप हो तो हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, लेकिन मेरी बहन के कुछ और ही प्रोग्राम्स थे, इसलिए लगातार वो मुझे मना कर रही थी। पर मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट किया और फिर वो मान गई। मैंने डिसाइड किया था कि क्यों ना इस बार हम सिलेट घूमने के लिए जाए। वहाँ की नेचुरल ब्यूटी का अलग ही मज़ा है। मैंने सोचा कि हम दोनों ही नहीं बल्कि मेरे कॉलेज के 3-4 दोस्त और भी जाएंगे। आखिरकार मेरी बहन राजी हो गई। हमने प्लान बनाया कि 4 दिन बाद जाएंगे। ऐसा करते करते ठीक हमारे जाने का दिन आ गया। हम एक बड़ी एसयूवी में बैठकर सिलहट के लिए रवाना हो गए। करीब 7 घंटे बाद हम सिलहट शहर पहुंच गए। ठीक रात के 8 बज चुके थे। हमने वहां पर एक रेस्ट हाउस बुक किया सिर्फ आज की रात गुजारने के लिए।
हम ठीक फ्रेश होकर खाना खाकर चुपचाप सो गए। अगली सुबह हम सिलट शहर घूमे और मस्त आनंद लेने लगे। रात होते ही हम सभी ने यह सोचा कि क्यों ना पहाड़ी इलाके में जाएं और वहां कुछ फोटो शूट करें, ठीक कुछ यादें बटोरने के लिए। हम ठीक रात के समय गए और टेंट बिछाने लगे। करीब 10 मिनट बाद सब कुछ ठीक ठाक से हो गया। हमने अपने बैग में कुछ सामान खाने के लिए भी लिया था, तो ठीक हम लोग आग जलाकर खाना पकाने लगे। हमने आराम से खाना खाया तो शरीर थोड़ा भारी सा लगने लगा। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा इधर उधर घूमा जाए ताकि खाना हजम हो सके। कुछ देर में आराम से यूं ही चलता रहा, लेकिन 2 या 3 मिनट बाद मुझे अचानक एक औरत दिखाई दी। उसने ठीक सफेद रंग की साड़ी पहनी थी और वो अकेली रो रही थी। मैंने उससे पूछा, एक्सक्यूज मी मैम, आप रो क्यों रहे हो? आपका कोई गुजर गया है? अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? दोस्तों, उस औरत ने मेरे को जवाब दिया, अजीब तरीके का जवाब, चले जा वरना तू बहुत पछताएगा। वो एक और इशारा करते हुए कहने लगी, वहां तो बिल्कुल मत जाना। इतना कहकर वो आगे चलते हुए गायब हो गई। मैं उससे कहने लगा कि अरे मेरी बात तो सुनिए, लेकिन वो अचानक बोलते बोलते कहीं गायब हो गई। उस वक्त 1 सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा भ्रम है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है मैंने तो शराब भी नहीं पी थी। उस वक्त मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और मेरे दोस्तों के साथ वापस आ गया। मैं उनसे कहने लगा कि रात बहुत हो चुकी है, चलो सोने चलो। मेरे एक दोस्त कहने लगा कि नहीं भाई नहीं, मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगा। यहाँ से 200-300 मीटर दूर एक घर है, हम लोग वहां पर जाके आज की रात गुजारते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम सब जब उस घर के पास पहुंचे तो देखा कि गेट पर ताला लगा हुआ था। इतना चल के वापस आने के बाद दिमाग एकदम चकरा सा गया। हम वापस जाने वाले ही थे कि तभी एक बूढ़ा आदमी आया जो देखने में मुझे केयरटेकर लग रहा था। अचानक वो कहने लगा कि अब कहीं मत जाओ, यहीं रुक जाओ, इस वक्त तुम्हें और कहीं रहने को नहीं मिलेगा। उसने गेट खोला और हम सब लोगों को रूम दिखा दिया। हमने उसको थैंक्स कहा और हम सब सोने के लिए चले गए। अब ठीक रात के 2 बज रहे थे। मेरे एक दोस्त को वॉशरूम लगी। उसने घर के बाहर आकर वॉशरूम करने का सोचा, क्योंकि वो घर जिस तरीके से बने हुए थे वहां अंदर वॉशरूम नहीं थे। वो ठीक वॉशरूम कर ही रहा था कि अचानक उसके कानों में कुछ आवाज गूंजी। वो आवाज थी कि तुझे मना किया था यहां आने को, अब तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरा दोस्त एकदम घबरा उठा, कहने लगा कि कौन है? इसके बाद वही सफेद साड़ी वाली औरत और वो वॉचमैन दिखाई दिए। उन्हें देखकर वो एकदम डर गया, कहने लगा कि आप दोनों यहां पर? वो दोनों कहने लगे कि अब तुझे दर्दनाक और डरावनी मौत मिलेगी। जिस जगह तुम सोने के लिए आए हो यहां पर भूत प्रेत रहते हैं। दरअसल आज से 10-15 साल पहले मैं और ये चोरी करते हुए पकड़े गए थे, तो मालिक ने हमें जान से मार दिया था। तब से हमारी आत्मा यहीं भटकती रहती है और जो कोई भी यहां पर आता है वो ठीक हमारे साथ चले जाता है। दोस्तों, मेरा दोस्त दौड़कर हमारे पास आया और हम सबको ये सारी बात बताई। वो कहने लगा कि ये जगह हॉन्टेड है, फौरन यहां से निकलो बाहर। मैंने उससे कहा ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन उसने तुरंत अपने साथ बीती सारी बातें बताई। हम सबने भागने की सोची, लेकिन मेन गेट पे ताला लगा हुआ था। यूं समझिए एक तरह से हम फंस चुके थे। हम चिल्ला रहे थे कि प्लीज ये दरवाजा खोल दो, हम यहां वापस कभी नहीं आएंगे। मैं लगातार भगवान का नाम लेता रहा। सबके सब इधर उधर ही बैठे हुए थे, लेकिन 1 आध घंटे बाद अजान की आवाज सुनाई दी। उजाले के वक्त हल्की रोशनी में दिखाई दिया कि यहां से कूदकर हम निकल सकते हैं। हम सबके सब वहां से बाहर निकल गए। हम ठीक अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से ढाका आ गए। दोस्तों, हम लोगों ने कसम खाई थी कि ये बात हम फैमिली में से किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन आपको एक बात सच कहता हूं, आप कभी भी कहीं घूमने का प्लान बनाएं तो आपको यूं ही कहीं भी नहीं रहना चाहिए। कई बार इंसान भूत का वेश बनाकर आपको डराने की कोशिश भी कर सकते हैं या शायद आपको लूट भी सकते हैं। इसीलिए कभी भी बाहर जाएं तो अपने होटल के अलावा इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी राहिल जी की कहानी। इनकी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर इंसान अपनी एक कहानी लेकर आता है और मैं नहीं चाहता कि किसी की भी कहानी मैं लेकर ना आऊँ। इसीलिए जैसी भी लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहित राजपूत है। मैं इस कहानी को अपने दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाना चाहता हूँ। साथियों, मेरा नाम रवि है और मैं शिमला में रहता हूँ। ये कहानी मैं किसी को डराने के लिए नहीं सुना रहा, बल्कि ये मैं अपना अनुभव जो कि मेरे साथ हुआ
वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, शिमला में लगातार किराए के घर पे रहना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मुझे एक पुराने बाजार की गली में एक सस्ता सा घर मिला। मकान मालिक एक अजीब सी निगाह से मुझे देखता रहा और सिर्फ एक ही बात कही, बेटा ये घर सस्ता है पर यहाँ रात को ज़्यादा देर तक जागना मत। मैंने हंसी में सर हिलाया। मुझे लगा शायद ये बस अंधविश्वास होगा। मैं खुश था कि मुझे अपनी जगह मिल गई। वहाँ की पहली रात सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे छत में कुछ खिसक रहा हो। धीरे धीरे किसी चीज के घूमने की आहट आई। मैं उठा और बाहर जाकर देखा, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। मैं हंसकर वापस सो गया। लेकिन इसके दूसरी रात ठीक 12 बजे के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा है। धीरे धीरे कदमों की आहट दरवाजे तक आ रही थी और तो और वो आहट ठीक मेरे दरवाजे पर आकर वहीं पर रुक गई। मैंने उठकर जब दरवाज़ा खोला तो सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान थे जो सिर्फ मेरे कमरे तक आए और वहीं पर ख़त्म हो गए। अगले दिन मैंने सुबह उठकर अपने पड़ोसी से बात की। उसने कहा कि भाई इस गली में पहले एक औरत अपनी छोटी सी बेटे के साथ रहती थी, लेकिन एक रात दोनों अचानक गायब हो गए। ना लाश मिली और ना ही उनका पता। तब से लोग कहते हैं कि रात को इस गली में गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। दोस्तों, मेरे अंदर हल्की सी घबराहट हुई, पर मैंने सोचा कि हिम्मत से रहूंगा। रात हुई, मैं जल्दी सो गया। लेकिन तीसरी रात मुझे एक सपना आया। एक औरत सफ़ेद साड़ी में भीगे भीगे बालों के साथ मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी खौफनाक आवाज़ ठीक मेरे कानों में गूंजी। वो कह रही थी कि मेरी बेटी को ढूंढ दो, वो अभी भी यहीं शिमला में भटक रही है। दोस्तों, सच कहता हूँ, जब मैं एकदम से नींद से जागा तब मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास सच में पानी गिरा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अब तक मैं जो सपना देख रहा था उसकी सच्चाई मेरे सामने थी। थोड़ी देर जागने के बाद मैं कब सोया मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, इसके ठीक अगले दिन से घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता, खिड़की से लगातार ठंडी हवाएं आती, चाहे बाहर धूप हो या ना हो। रात को अक्सर घंटी बजती, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर कोई नहीं होता। एक रात तो मैंने देखा कि मेरा आईना अपने आप हिल रहा था, जैसे उसे कोई अंदर से हिला रहा हो। सच कहूँ तो मैं बहुत डर गया था, पर क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही थी। मैंने बाजार में एक बूढ़े अंकल से बात की। उन्होंने कहा कि बेटा, इस घर में किसी औरत और उसकी बेटी की आत्मा फंसी हुई है। शायद तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा जब तक उनके साथ क्या हुआ वो रात सामने नहीं आएगा। दोस्तों, मैंने इस बारे में बहुत खोज की। पता चला कि उस औरत का पति उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। एक दिन उसने गुस्से में आकर औरत और बेटी को मार दिया और लाश को शिमला के जंगल में फेंक दिया। तभी से उनकी आत्मा घर और गली में भटक रही है। ठीक उसी रात जब मैं वापस घर आया तो घड़ी ने 3 बजे के आसपास अपना घंटा बजाया। उसी वक्त अचानक लाइट भी चली गई और तो और अंधेरे में मुझे बच्ची की हंसने की आवाज़ सुनाई थी। धीरे धीरे एक औरत की चीख भी गूंजी। मैं ठीक टॉर्च लेकर निकला और देखा आगे एक औरत और छोटी सी बच्ची खड़े थे, दोनों के दोनों गीले पैरों के साथ। औरत ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर किया तो उसने सिर्फ एक ही बात बोली, तुमने हमारा सच जान लिया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत ज़ोर से चीखा और बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। लोगों ने बताया कि मैं बाजार के बीचों बीच बेहोश पाया गया था। दोस्तों, सच कहता हूँ, तब से मैंने वो घर कभी वापस नहीं देखा। आज भी जब रात को मैं शिमला की उस गली से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो, और कभी कभी ज़मीन पर मुझे गीले पैरों के निशान भी दिख जाते हैं। दोस्तों, यही था मेरे दोस्त का छोटा सा किस्सा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, कैसी लगी आपको मोहित राजपूत जी की भेजी हुई कहानी? वाकई इनकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसीलिए अब हम चलते हैं अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कहानी है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम केतन है और मैं गुजरात के डकोर से हूँ, जो एक प्रसिद्ध मंदिर के लिए गुजरात फेमस प्लेस है, और मैं ठीक उसी के बाजू के गांव का रहने वाला हूँ। ये मेरी सच्ची कहानी है जो मेरे साथ आज से 4 महीने पहले घटी थी। दोस्तों, हमारे गांव के पास एक दूसरा छोटा सा गांव है। हालांकि
मैं अपने गांव का नाम तो नहीं बता सकता, पर खैर हमारे दो गांवों के बीच में एक नदी आती है। एक रात हमारे घर पर मेरे मौसा आए हुए थे, तो ठीक उन्हें छोड़ने के लिए मुझे बाजू वाले गांव से होकर जाना था। फिलहाल खाना खा पी कर हम निकल गए। हम ठीक ठाक अपने मौसा के रिलेटिव के घर पहुंच गए। मैंने वहां बैठकर चाय पी और थोड़ी देर बाद निकल गया। आपको टाइम बता दूं कि मुझे वहां से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। रात के तकरीबन 11:30 बज गए थे। वैसे तो हमारा गांव कुछ किलोमीटर पर है, इसीलिए मैंने वहां से निकलते टाइम समय के बारे में नहीं सोचा। मैं चुपचाप बाइक से निकल गया। मैं ठीक जैसे ही ढलान चढ़ रहा था तो वहां पर एक इमली का पेड़ है। न जाने वहां पहुंचते ही मेरी बाइक का इंजन बंद हो गया। यूं समझिए मेरी बाइक वहां पर सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी वो चालू नहीं हुई। मैं बाइक से उतरकर चेक करने ही वाला था कि तभी मुझे बाजू की झाड़ियों से कुछ मेरे पास आता हुआ नजर आया। जब ध्यान से देखा तो पाया कि एक 7 फीट का लंबा आदमी बिना सर के मेरे पास आके खड़ा हो गया। नहीं मालूम वो कैसे बोल रहा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ बार बार आ रही थी। उसने मुझसे कहा कि ये जो तूने काला धागा बांध रखा है, इसकी वजह से मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आज तू बच गया। दोस्तों सच कहता हूँ, इन सब के बीच जो मुझे डर लग रहा था वाकई बहुत ज़्यादा था। मैं कुछ करता उससे पहले ही उसने मुझे दोबारा कहा, चल आ जा यहाँ से, वरना वो भी आ जाएगा। ये सब सुनने के बाद मैंने जैसे ही बाइक पे किक मारी तो वो एक ही बारी में चालू हो गई। दोस्तों मैं वहाँ से बहुत तेज बाइक चलाते हुए घर पहुँचा। मैंने घर पहुँचकर किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं बताने की हालत में ही नहीं था। यूँ समझिए घर जाने के बाद मैं 2-3 घंटे तो सो ही नहीं पाया। पर जैसे ही मैं सुबह उठा तो शरीर में एक अजीब सी अकड़न थी। उस दिन से मेरी तबीयत हल्की हल्की बिगड़ रही थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र देखिए, मुझे ठीक होने में तकरीबन 2 हफ्ते लग गए। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों सुनिए आपने केतन जी की कहानी, कैसे लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अब अगली कहानी की ओर, आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम करण है और मैं सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अब ठीक आज की कहानी जो कि मेरी मौसी के लड़के के साथ हुई थी। रात को वो एक कंपनी में काम करता था जहाँ आयरन के टूल्स बनते थे। उस कंपनी में एक वर्कर वेल्डिंग कर रहा था। वो ठीक उसको वो करते हुए देख रहा था। वेल्डिंग की लाइट उसकी आंखों में गिर गई, जिसके कारण उसकी आंखों में दर्द होने लगा। जब वो ठीक घर आया तो घर आके खाना खा के सोने चला गया। आंखों में दर्द होने के कारण नींद नहीं आ रही थी। वो ठीक उठा और रूम के बाहर आ गया। उस वक्त लगभग रात के 12 बज रहे थे। दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि वो एक किराए के कमरे में रहता था। वो घर 2 फ्लोर का था और वो 2nd फ्लोर पर रहता था। अब ठीक वो रूम से जब बाहर आया तो मुंह पे पानी मारकर बालकनी में खड़ा हो गया और रोड की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि 3 बच्चे रोड पर घूम रहे थे, वो भी सफ़ेद कपड़ों में, और घूमते घूमते वो अचानक गायब हो गए। उसके बाद ठीक उसी जगह पर उसे एक औरत भी दिखाई दी। उसने भी सफ़ेद कपड़े पहने थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बहुत डरा हुआ था। कुछ भी ना सोचते हुए वो सोने के लिए वापस चला गया। हालांकि ये कहानी तो इतनी ही सी ही थी। अब पता नहीं दोस्तों कि उसका वहम था या सच, पर उसका मानना है कि वहम नहीं हो सकता। आपको जो भी लगे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ जो कि मेरी दूसरी मौसी के बेटे के साथ हुआ, जो इस वक्त अभी 15 साल का है और 9th में पढ़ता है। वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया। हमारे घर से कुछ 500 या 700 मीटर पर ट्रेन की पटरियां हैं, जहां पर पहुंचकर उन्होंने पार्टी करी। आपको एक बात और बता दूं कि जहां पर वो लोग बैठे थे उसके ठीक थोड़ी दूर पर एक शमशान भी था। वो तीनों लोग पार्टी करके अपने अपने घर चले गए। अब रात को जब वो सो रहा था तो अचानक उसकी पूरी बॉडी अकड़ सी गई। माता पिता ने जब ये सब देखा तो तुरंत उसकी मालिश शुरू की। सर्दियों के दिन थे, उनको लगा शायद इसीलिए हुआ होगा। माता पिता को ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसने पार्टी के नाम पर वहां पर जाकर बियर पी थी। मैं भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन बहुत समझाया कि ये सब मत किया कर, अभी ये तेरी उम्र नहीं है। खैर मालिश के बाद वो एकदम ठीक हो गया और कुछ दवाई लेकर आए। इसके कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक था। फिर एक दिन सुबह ऐसा हुआ, उसने उठकर ब्रश किया और दूध ब्रेड खाने लगा। खाते खाते पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में वो चिल्लाने भी लगा। दोस्तों यकीन मानिए, जब मैंने वहाँ पहुँच देखा तो माता पिता ने उसको पकड़ रखा था। उस वक्त कुछ आसपास के लोग भी थे, मेरी माँ, भाई
मामा मामी सब लोग। उस वक्त वो सबके सामने बुरी तरह से चिल्लाया जा रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी। लगातार एक ही बात बोल रहा था कि वो मुझे ले जा रहा है। ये सुनकर सब बहुत घबरा गए और रोने लगे। फिर उसको तुरंत हॉस्पिटल भी ले जाया गया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि इसका बीपी बहुत बढ़ गया है, इसीलिए इसके साथ ये सब हुआ है। दोस्तों क्या करते, उस वक्त हम दवाई लेकर वापस घर आ गए, लेकिन ये सब नहीं रुका। कुछ महीनों बाद उसके रिलेटिव अपने गांव जा रहे थे। उनके पास एक बिल्ली थी जिसको वो ले जा नहीं सकते थे। उन लोगों ने कहा कि जब तक हम नहीं आते तब तक आप लोग हमारे घर में रह लो और इस बिल्ली का ध्यान रख लेना। वो मान गए और वो वहाँ रहने लगे। वहाँ एक छोटा सा बागीचा भी था जहाँ कुछ फ्रूट्स के ट्री थे। एक दिन की बात है, एक रात मेरी मौसी का लड़का बाहर चारपाई डालकर सो रहा था। रात में अचानक उसकी नींद खुल गई। समय देखा तो 3 बज रहे थे। उसको महसूस हुआ कि कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पास कोई खड़ा है, लेकिन मौसी के लड़के को मस्ती सूझी। वो उस वक्त डरा नहीं। उसने फ़ोन उठाया और कैमरा चालू कर लिया। वो ठीक फ्लैश लाइट ऑन करके उसी तरफ कैमरा करके वीडियो बनाया जा रहा था ताकि वो सुबह उठकर सबको दिखा सके कि मैंने भूत देखा है। लेकिन कैमरे में उसे कुछ भी नहीं दिखा। खैर, थक हार कर वो उठा और पानी पीने के लिए रूम की तरफ जाने लगा। अंदर उसके माता पिता सो रहे थे, लेकिन वो जैसे ही रूम में पहुंचा तो अचानक से चिल्लाने लगा। उसके माता पिता एकदम से घबरा गए। उससे पूछने लगे कि क्या हुआ। दोस्तों सच बात है एकदम। माता पिता के पूछने के बाद वो अचानक से हंसने लगा। जब पिताजी ने 2 थप्पड़ मारे तो वो अचानक शांत हो गया। पिताजी उसको डांट लगाकर कहने लगे कि पागल हो गया है, ऐसा क्यों करता है। लेकिन दोस्तों उस वक्त उसे कुछ भी याद नहीं था। वो कहने लगा कि मैंने क्या किया है। उसने चुपचाप पानी निकाला और पानी पीकर सोने जाने लगा। पिताजी ने उससे कहा कि तू यहीं पर सो जा, बाहर मत जाना। लेकिन वो समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ तो फिर हुआ है इसके साथ। सुबह होते ही वो उसे एक बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने झाड़ फूंक किया और घर भेज दिया। उन्होंने ये कहा कि अब सब कुछ ठीक है। अब दोस्तों उसके साथ ऐसा सब क्यों हुआ, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे पास ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। फिलहाल मैं जॉब करता हूं तो टाइम नहीं मिल पाता। बस उम्मीद करता हूं कि महेश जी इस कहानी को अपने चैनल पर ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी करण की कुछ कहानियां। कैसी लगी आपको नीचे ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम नैतिक है। मैं गुजरात का रहने वाला हूं। मैं रोज़ रात को सोते वक्त सर की कहानियां सुनता हूं। हाल ही में 1 साल पहले मेरे साथ भी एक घटना घटी। उस वक्त तकरीबन दोपहर का वक्त था। हमारे यहाँ बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। हमें स्कूल से छुट्टियां दे दी गई थी। पर खैर थोड़ी देर बाद जाकर बारिश थोड़ा धीरे हो गई। उसी वक्त मेरे कुछ दोस्त मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने आए। वो लोग बोल रहे थे कि बारिश बहुत कम हो चुकी है, हल्की बूंदाबांदी है, भीग कर खेलने में मज़ा भी आएगा। मैंने उनसे मना किया, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। दोस्तों मेरे घर से मैदान तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है। उस वक्त हम सभी के सभी साइकिल लेके जा रहे थे। हमने वहाँ सिर्फ 2 घंटे ही खेला होगा कि बारिश दोबारा से तेज हो गई। बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से बिजली भी गिर रही थी। उस वक्त शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे। हम लोग जल्दी जल्दी घर के लिए निकल गए। उसी वक्त मेरे एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना हम शॉर्टकट ले लेते हैं। दोस्तों वो शॉर्टकट कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। मैंने अपने दोस्त को मना कर दिया क्योंकि माँ हमेशा उस रास्ते से आने जाने के लिए मना करती थी। लेकिन उस वक्त बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और हमें जाने में काफ़ी समय लग जाता। इसलिए उस वक्त मेरे मन में भी एक ख्याल आया कि मेरे साथ इतने सारे दोस्त हैं तो कुछ नहीं होगा। हम ठीक सारे लोग उसी रास्ते से जाने लगे। जैसे ही हम कब्रिस्तान के पास पहुंचे उसी वक्त मेरे और मेरे खास दोस्त की साइकिल पंचर हो गई। और तो और हमारे बाकी के दोस्त हमें अकेला छोड़कर चले गए। हम लोग साइकिल से उतरकर धक्का लगाते हुए जा रहे थे। सच कहूँ तो हम दोनों बहुत डर गए थे क्योंकि अंधेरा बढ़ता जा रहा था। चलते चलते रास्ते में एक पेड़ के नीचे कुछ टूटने की आवाज़ आई। मैं उसे नज़रअंदाज करके आगे की ओर बढ़ गया। शुक्र था कुछ देर बाद हम दोनों अपने अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर माँ ने मुझे बहुत डांटा और पूछा कि कौन से रास्ते से आया था। मैंने माँ को झूठ बोल दिया और नहाने के लिए चला गया क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। मैं नहा धोकर चुपचाप खाने के लिए बैठ गया। खाना खाया
और सीधा ऊपर के रूम में सोने के लिए चला गया। बस एक बात थी, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं मोबाइल देख रहा था। अचानक मेरी बहन ने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो उसने कहा मुझे कुछ किताबें लेनी है। दरवाज़ा खोलने के बाद मैं चुपचाप जाकर तुरंत सो गया। इसके आधे घंटा भी नहीं हुआ था कि अचानक से मैं जाग उठा। मैंने टाइम चेक किया तो तकरीबन 12 बज रहे थे। मेरा ध्यान दरवाजे की ओर गया। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो दरवाज़ा बंद ही नहीं किया था। अपने आप दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? मैं चुपचाप सोने जा रहा था कि अचानक मेरे वॉशरूम से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि वो बहुत दर्द में हो। मैं जब वॉशरूम की तरफ गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन जब मैंने वॉशरूम के आईने में देखा तो पाया कि मेरे बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वहाँ सच में कोई था। मैं एकदम से चिल्ला उठा, लेकिन मेरी आवाज़ ऊपर के माले से नीचे तक नहीं जा रही थी। उसी वक्त अचानक से मुझे माँ की याद आई। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें डर लगे तब ये मंत्र पढ़ लेना। दोस्तों माफ़ करना, मैं उस मंत्र को नहीं बता सकता। बस इतना समझ लीजिए कि उस मंत्र को पढ़ने के बाद वो अचानक से गायब हो गई। इसके ठीक सुबह होते ही मैंने ये सारी की सारी बात माँ को बताई। माँ मुझे तुरंत एक बाबा के पास ले गई। बाबा ने मुझे बताया कि मैंने किसी आत्मा के करीबी चीज़ को तोड़ दिया था। उसी वक्त मुझे याद आया कि हाँ, उस दिन मेरे पैरों के नीचे कुछ टूटा था। फिर सब लोग हम वहाँ पर गए। वहाँ एक लॉकेट पड़ा था जिसमें एक बच्ची और उसकी माँ की तस्वीर थी। बाबा ने उसे मेरे हाथों से जला दिया और तो और उसी ज़मीन में गाड़ दिया। सच कहता हूँ दोस्तों, उस दिन के बाद से मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते हैं अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मैं मुंबई में काम करता हूँ। मेरा नाम राहुल है। मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ। मैं अपने साथ गांव की एक बीती सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ। बात 2024 की है। मैं लास्ट जून में अपने गांव गया था। वहाँ पर मेरा एक चचेरा भाई शिवम हर शाम को तालाब में मछली का जाल गिराया करता था। उस दिन मुझे अच्छे से याद है, शुक्रवार की शाम थी। उस दिन बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी। हालांकि मेरा मन नहीं था जाल गिराने का, पर मेरा छोटा भाई शिवम मुझसे जिद करने लगा कि भैया आज बारिश हो रही है, चलो जाल गिराते हैं। अक्सर बारिश होने पर ज़्यादा मछलियाँ फंसती है। शिवम की बात सुनने के बाद मैं उसकी बात मान गया। आपको एक बात बता दूं कि उस समय मेरे पास 4 जाल थे और शिवम के पास 3। करीब शाम के 6 बजे थे। हम तालाब में जाल गिराने गए। बारिश बहुत तेज़ थी। हम दोनों ने तालाब में जाल गिराना शुरू कर दिया। जाल गिराते गिराते अंधेरा भी हो रहा था। शिवम जल्दी जल्दी जाल गिरा के मेरे पास हाफते हुआ आया। कहने लगा, भैया आपका जाल गिर गया। मैंने बोला 3 जाल गिर चुके हैं, एक बाकी है, थोड़ी देर रुक जा। इतने में ही शिवम बोलने लगा, नहीं भैया चलो यहाँ से। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। कहने लगा कि मैंने एक डरावनी हंसी सुनी है। पानी के पास कोई जोर जोर से हंस रहा था। जैसे ही मैंने बोला कौन हो, तो वो हंसी बंद हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। मैंने उससे कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू पागल हो गया है। मेरा इतना कहते ही वही आवाज़ मुझे भी सुनाई दी। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। पर डर ऐसा लगा कि मैं जाल छोड़ के शिवम को लेकर भागने लगा। भागते समय मुझे लग रहा था कि शायद कोई मेरे पीछे आ रहा है। तभी अचानक एक नीलगाय जैसा जानवर हमारे आगे आया और तुरंत आगे जाके गायब हो गया। उसे देखकर हम दूसरी ओर भागने लगे। मैंने भागते हुए मन में साईं बाबा का नाम लिया कि रक्षा करो। जैसे तैसे हम घर पहुंचे और साईं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। उस रात तो हम खाना खाकर चुपचाप सो गए, लेकिन सुबह हम दोनों की बहुत तबीयत खराब हो गई। मन में सोचा मैंने कि शायद डरने की वजह से हुआ होगा। फिर हम गांव के झाड़ फूक करने वाले शेख बाबा के पास गए। उन्होंने हमारे ऊपर झाड़ फूक किया और बताया कि शाम को तुम लोगों के पीछे पिशाच पड़ गया था। अच्छा हुआ पानी में तुम लोगों ने जाल साथ लिया था, इसीलिए तुम बच गए। दोस्तों इन सब के बाद हम कभी भी शाम के समय जाल गिराने नहीं गए, खास करके बारिश में। दोस्तों आगे पीछे जो कुछ भी हो, लेकिन पता नहीं उस दिन बहुत ही डरावनी शाम थी। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी राहुल जी की इंटरेस्टिंग स्टोरी। कैसी लगी आपको नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम तानिश है और मेरे दोस्त का नाम लक्की है। वो ठीक चिरचिता गांव में रहता है।
लकी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई की है, लेकिन उसके साथ 2 बार घटना हुई है। लेकिन मैं एक ही बताता हूँ। दोस्तों, जन्माष्टमी का दिन था। वो ठीक कुछ मिठाइयाँ लेकर अपनी बुआ के घर जा रहा था। उस वक्त वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। वो शाम के 5 बजे निकला था। सोच रहा था कि रात होने से पहले मिठाई देकर आना है। इसी सोच में वो बाइक को और तेजी से चला रहा था। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी बाइक बंद पड़ गई, और ठीक जहां उसकी बाइक बंद हुई वहां शमशान घाट भी था। लक्की सोचने लगा कि पेट्रोल तो मैंने डलवाया था, फिर ये बाइक क्यों बंद हो गई। एक बार को ऐसे लगा कि शायद वैसे ही बंद हो गई होगी। उसने दोबारा स्टार्ट की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। उस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। दोस्तों, दरअसल लक्की भूत प्रेतों से बहुत डरता है। और अब आप ही सोचिए, कुछ ही देर में रात भी होने वाली थी। उसी वक्त वहां पर एक कुत्ता आया और लक्की की बाइक के चारों ओर घूमने लगा। आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसका डर बढ़ता जा रहा था। सोच रहा था कि जल्दी बाइक स्टार्ट हो जाए, लेकिन उसको वहां पे बहुत देर हो चुकी थी। लगातार कोशिशों के बाद अचानक उसकी बाइक स्टार्ट हो गई। उसके दिल को उस वक्त थोड़ी राहत मिली। उसने बिना समय गंवाए जल्दी से वहां से निकल गया। अब ठीक जब वो अपनी बुआ के पास पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अब ठीक बुआ के घर पहुंचने के बाद बुआ ने उसको वहीं पर रोक दिया। उससे कहा कि बेटा, खाना खाकर चले जाना। खाना खाने के बाद उसने जैसे ही जाने की बात की तो बुआ ने उससे कहा कि बेटा, रात हो चुकी है, सुबह चले जाना। इतनी रात को जंगल का रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन मेरा दोस्त लक्की बिल्कुल नहीं माना। वो बाइक स्टार्ट करके तुरंत जाने लगा। उसी वक्त रास्ते में अचानक उसे किसी के आने का एहसास हुआ। उसको ऐसा लगा था कि जैसे कोई आ रहा है, लेकिन वो डर के कारण बाइक तेज चला रहा था। उस वक्त सर्दी के दिन थे। चलाते वक्त उसने जैसे ही 1-2 बार पीछे देखा तो अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगे। कुछ दूर आने के बाद उसको एक चाय वाले की दुकान दिखी। दुकान देखते ही वो खुश हो गया। उसने चाय वाले की शॉप पर बाइक रोकी। चाय वाले ने उसको देखते ही कहा कि क्या हुआ बेटा। लक्की ने अंकल को सारी बात बताई जो कि उसके साथ घट रही थी। लेकिन अंकल ने कहा, बेटा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम आराम से घर जाओ। दोस्तों, वाकई लक्की जब घर पहुंचा तो कंबल में कांप रहा था। माँ के पूछने पर उसने वही कहानी दोबारा बताई। अगले दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, लक्की बहुत अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। कभी किसी से बातें करता तो कभी कुछ ऐसा देखता जिन हरकतों की वजह से घर वालों ने किसी झाड़ फूक वाले को बुलाया। झाड़ा लगाने के बाद उसके हाथों में कुछ बांधा गया। बाबा ने बताया कि जहाँ इसकी बाइक रुकी थी वहाँ पर एक शमशान था। वहीं से इसके ऊपर ये आत्मा समा गई। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, यही थी लक्की की कहानी। मुझे उम्मीद है सर इस कहानी को जल्द से जल्द सुनाएंगे। बात रही लक्की के पीछे देखने की, तो उसने भी देखा था। और तो इस कहानी में एक बात और थी। जब लक्की ने 1-2 बार पीछे देखा था, उसका कहना है कि पीछे उसने एक साये को आते हुए देखा था। बस, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी तानिश के दोस्त की कहानी। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपने इतनी सारी कहानियाँ सुनी, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब मैं भी अपनी आवाज़ को विराम देना चाहता हूँ, इसीलिए आखिरी में एक छोटा सा किस्सा सुनाकर मैं अपनी आवाज़ को विराम दे दूंगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी 30 अगस्त 2025 की है, मोहनलालगंज कनकहा गांव की। दोस्तों, गांव के अंदर एक पुराना घर था और ठीक एक बाहर खेतों में बना हुआ घर था। ऐसा घर जहां चारों तरफ खेत थे। उस खेत के अंदर मेरा घर हुआ करता था। वहां मेरे मामा मामी लोग रहते थे। उनके साथ साथ उनके बच्चे भी रहते थे। ये कहानी रात की है। सब लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे और ठीक जब सब लोग सो गए तब मेरी मामी रात के करीब 2:30 बजे वॉशरूम के लिए गई। आपको बता दूं कि घर चारों तरफ से खुला हुआ था। चारों तरफ खेत ही खेत है। अब वो ठीक मामी वॉशरूम करके छत की तरफ जा रही थी, तभी उनको पीछे से किसी ने धक्का दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता चला कि आखिर वो कौन था। वो नीचे गिरी और उनके सर पर चोट आ गई। उनके पीछे एक साया खड़ा था। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर साये को देखा तो खुद जोर जोर से चिल्लाने लगी। सब लोगों ने नीचे आकर देखा तो मामी बेहोश पड़ी हुई थी। उनके सर से खून भी बह रहा था। उन्हें उठाकर जल्दी अस्पताल लेकर गए। जब उन्हें होश आया
तब उन्होंने घर पे सारी बातें बताई। दोस्तों, इसके दूसरे दिन पूरे घर में पूजा पाठ कराई गई। कहते हैं उसके बाद से मामी अब बिल्कुल ठीक है। बस यही थी मेरी छोटी सी कहानी। मेरा नाम अमन देव है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ठीक आपने सुनी सारी कहानियाँ। मुझे उम्मीद है आपका यूं ही प्यार मिलता रहेगा, तो हम यूं ही कहानियाँ सुनते रहेंगे। बस मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ। बाय बाय।